और मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें पणजी से आ रही हैं। पणजी की कला एकेडमी में अंतिम दर्शन करने के बाद अब मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कला एकेडमी से मीरामार बीच तक ये अंतिम यात्रा होगी। अपने मुख्यमंत्री और सबसे प्रिय नेता को आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं कार्यकर्ता और साथ ही साथ गोवा के तमाम लोग। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पणजी कला एकेडमी से मीरामार बीच तक ये यात्रा होगी और हजारों की संख्या में लोग अपने सबसे प्रिय नेता मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। एक बेहद भावुक पल पूरे देश के लिए और खास तौर पर गोवा के लोगों के लिए। मनोहर पर्रिकर की ये अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। तो कल शाम आखिरी सांस ली मनोहर पर्रिकर ने और उसके बाद से ही लगातार लोगों का सिलसिला जारी है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। आज दोपहर लगभग 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे, मनोहर पर्रिकर के अंतिम दर्शन किए, उनके परिवार को ढांढस बंधाया, लेकिन खुद पीएम मोदी बेहद भावुक नजर आए। स्मृति ईरानी की आंखें नम देखी हमने और पूरा गोवा इस वक्त गम में डूबा हुआ है। एक ऐसा नेता जिसने गोवा में बीजेपी को पहचान दिलाई और साथ ही खुद सुशासन की एक नई कहानी लिखी, उस नेता के जाने का गम आज उनका जो होम स्टेट है उसमें डूबा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर को लेकर मीरामार बीच तक की अंतिम यात्रा की शुरुआत हो रही है। सादगी से भरा जीवन और अंत हो चुका है। पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में मनोहर पर्रिकर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। आप तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता थी मनोहर पर्रिकर की अपने लोगों के बीच। कल शाम से ही जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, पुरुष आंसू बहाकर मनोहर पर्रिकर के लिए यहां पर उन्हें विदाई देने आए, उससे यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर मनोहर पर्रिकर ने अमिट छाप छोड़ी है। आज पूरा देश गम में डूबा हुआ है, लेकिन गोवा के लिए कल शाम से ही वक्त कुछ ज्यादा ही भारी रहा है।
कैंसर से जूझते हुए भी आखिरी वक्त तक तमाम अपने कामों को करते रहे। कर्तव्य निष्ठा की एक नई मिसाल पेश करते हुए मनोहर पर्रिकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आखिरी दिन तक लड़ते रहे, अपनी बीमारी से जूझते रहे, लेकिन एक मुस्कान के साथ। मनोहर पर्रिकर, जिनको गोवा से बेहद लगाव था, गोवा से कभी खुद को अलग नहीं कर पाए, आज उसी गोवा की सड़कों पर उनकी अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हर किसी को भावुक कर देंगी। जी न्यूज के सभी दर्शकों को बता दें कि ये अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है हर दिल अजीज नेता मनोहर पर्रिकर की। मनोहर पर्रिकर के नाम के जयकारे लग रहे हैं और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि एक नेता के तौर पर जो उनका जमीनी जुड़ाव था, जो लोगों के साथ उनका जुड़ाव कभी नहीं टूटा, जो सादगी कभी नहीं छूटी, उसने उन्हें हर किसी का खास बना दिया था। हमेशा एक चिरपरिचित मुस्कान के साथ लोगों के सामने आने वाले और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी हाउस द जोश बोलने वाले मनोहर पर्रिकर जा चुके हैं और ये दिन गोवा के लिए बहुत भारी है। पूरा देश आज राष्ट्रीय शोक मना रहा है। गोवा में 7 दिन का शोक मनाया जा रहा है और मीरामार बीच के लिए ये अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। पूरे सम्मान के साथ अपने सबसे प्रिय मुख्यमंत्री, अपने सबसे प्रिय नेता, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को लोग आखिरी बार विदाई देने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई दी जा रही है। 63 साल के थे पर्रिकर, पिछले 2 साल से बीमार थे, कैंसर से जूझ रहे थे। आज पणजी में कला एकेडमी में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। मुख्यमंत्री रह चुके और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, इनका पार्थिव शरीर यहाँ पर सड़कों पर अपने अंतिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। कला एकेडमी पंजिम से ये यात्रा की शुरुआत हुई और उसके बाद अब ये मीरामार तक जो है ये यात्रा आगे पहुंचेगी। और इस वक्त जो तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, एक जन सैलाब जो है यहाँ पर उमड़ा हुआ मुझे रास्ते पर दिखाई दे रहा है। खासतौर से जिस ट्रक पर मनोहर पर्रिकर जी का पार्थिव शरीर रखा गया है, उसके पीछे लोगों का एक बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है। हर कोई जो है वहाँ पर उनका एक आखिरी झलक उनकी पाने के लिए, अंतिम दर्शन उनकी लेने के लिए यहाँ पर उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक पीछे मुझे जो है सफेद पोशाक में भारतीय नौसेना का एक दल मार्च पास करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके ठीक पीछे भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो भी चल रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने देश के पूर्व रक्षा मंत्री को। ट्रक के ठीक आगे एक और दल है नौसेना का, जो बैंड के साथ एक आखिरी सलामी के तौर पर जो है इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आगे अंतिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ ही मिनटों बाद ये पार्थिव शरीर मीरामार यहाँ पर पहुंचेगा, जहाँ पर उन्हें अंतिम विधि के बाद मनोहर पर्रिकर जी को, उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। अगर मैं लोगों की बात करूं तो यहाँ पर इतने तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो सड़क है वो लोगों से लबालब भरी हुई दिखाई दे रही है। ये एक 8 लेन की सड़क, लेकिन यहाँ पर अब सड़क नहीं, सिर्फ लोग ही दिखाई दे रहे हैं। हर कोई जो है बस अपने चहेता नेता, अपने प्यारे नेता मनोहर पर्रिकर जी को आखिरी बार देखने के लिए यहाँ पर सड़कों पर उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पल को अपने मोबाइल फोन कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद क्योंकि वो अब इससे अपनी याद बनाना चाहते हैं। इस पल को, इस दृश्य को अपने जहन में याद रखना चाहते हैं, उतार के रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद मनोहर पर्रिकर सिर्फ लोगों के याद में रहेंगे, उनके जहन में रहेंगे। जब कहा जाता है कि इंसान जो है कितना ऊंचा है, उसका कद कितना ऊंचा है, उसने काम कितना बढ़िया किया है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, ये अगर मापना है, अगर इसका कोई पैमाना है तो ये होता है कि उसके अंतिम सफर में कितने लोग उसके साथ जुड़ते हैं। अगर ये वाकई में पैमाना इसकी बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मुझे यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं और ये अपने आप में तस्वीरें कहने के लिए काफी हैं कि
भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर जी ने जो कद हासिल किया, जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर वो बैठे रहे, लोगों की जिस तरीके से वो प्रिय बने रहे, उनके प्यारे नेता के तौर पे, एक आदर्श नेता के तौर पे बने रहे, वो शायद ही किसी और नेता के लिए मुमकिन हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं, गोवा की जो जनता है, वो सबसे ज्यादा मिस कर रही है अपने नेता मनोहर पर्रिकर जी को, एक ऐसे नेता को जिन्हें उनकी सादगी, उन्हें उनकी ईमानदारी, उन्हें उनके एक मुस्कुराहट की जो चेहरा है उनका, वो याद करने के लिए, खास तौर से एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कभी सड़कों पर किसी स्कूटर पर, किसी साइकिल पर जो है आम व्यक्ति की तरह, असल में कहें तो एक असली आम आदमी की तरह जो है दिखाई देता था, आज वही शख्स उनके बीच एक 4 पहिया गाड़ी पर अपनी अंतिम सैया पर लेट करके अपनी अंतिम यात्रा की तरफ कूच कर रहा है। ये अपने आप में दृश्य यहाँ के लोगों के लिए, हम सब के लिए, देश की जनता के लिए बेहद भावुक पल है। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। लोगों के लिए ये यकीन कर पाना कि मनोहर पर्रिकर जो है वो उनके बीच नहीं रहे। इसके पहले जो जब तक उनकी तबीयत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, उसके बावजूद लोगों में एक ये बात थी कि कम से कम मनोहर पर्रिकर उनके साथ हैं, भले ही वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, बहुत ज्यादा जो है उनकी क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन उनका होना ये अपने आप में इनके लिए बहुत बड़ा एक आश्वासन होता था, इनकी एक बड़ी ताकत होती थी। लेकिन अब जब वो हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुके हैं, इसके बाद आम जनता के लिए ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इस अंतिम यात्रा में हर कोई इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि वो अपने प्यारे नेता की एक आखिरी झलक ले सके, उन्हें अंतिम दर्शन उनके ले सके, उन्हें नम आंखों से विदाई दे सके कि और उन्हें साथ ही साथ सलामी दे सके कि जो कुछ भी उन्होंने इस राज्य के लिए और इस देश के लिए किया, वो बेहद ही हमेशा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो अप्रिशिएट करने वाली बात रही है। उसका जो हमेशा से जितनी तारीफ की जाए लोगों की तरफ से, वो कमी रहेगा, क्योंकि खास तौर से जब ये कहा जाता है कि मनोहर पर्रिकर जो हैं वो आधुनिक गोवा के निर्माता गए हैं। गोवा में जितने आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो इसके लिए मनोहर पर्रिकर हमेशा से ही जो है आगे रहे हैं, अग्रसर रहे हैं। उस पर उन्होंने बहुत ही एक्टिवली और अग्रेसिवली उन्होंने डिसीजंस लिए और साथ ही साथ भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने में जो उन्होंने यहाँ पर अहम भूमिका निभाई, क्योंकि कहा जाता है कि भ्रष्टाचार से जो है उन्हें इतनी ज्यादा नफरत थी कि वे इस मामले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी कि उनके पास नो टॉलरेंस पॉलिसी जो थी वो थी भ्रष्टाचार के लिए। खासतौर से गोवा का कोई भी आदमी, कोई भी जनता जो है जब मनोहर पर्रिकर के पास किसी शिकायत को लेकर के, किसी काम को लेकर के जाती, तो अगर नियमों के तहत अगर वो काम मुमकिन होता तो मनोहर पर्रिकर तुरंत अपने सरकारी अधिकारियों को आदेश देते कि वो काम तुरंत हो जाता। इतना ही नहीं, जैसे कि हम पहले से लगातार बात करते आ गए हैं उनकी सादगी की, उनकी सरलता की, उनकी ईमानदारी की, उनका जो एक्सेस था, जिस तरीके से वो लोगों को अप्रोच करते थे या लोग जितनी आसानी से उन्हें अप्रोच कर पाते थे, वो अपने आप में जो है अब लोगों को याद रहेगा। मैंने आज कई सारे लोगों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि मनोहर पर्रिकर साहब जो हैं उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया है वो बेंचमार्क अब इतना ज्यादा हाई है, वो स्तर इतना ज्यादा ऊंचा है कि शायद ही कोई नेता जो है अब उस बेंचमार्क के को टच करना छोड़िए, उसके नजदीक तक जो है पहुंच पाना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। खासतौर से अब गोवा की वो बहुत सारी महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष जो हैं वो अब सबसे ज्यादा याद करेंगे और मिस करेंगे मनोहर पर्रिकर साहब को, जो उन्हें मनोहर भाई या पर्रिकर भाई करके पुकारते थे, संबोधित करते थे, क्योंकि यहाँ पर गोवा में जो है उन्हें भाई के नाम से ज्यादा संबोधित किया जाता था। और आज अब वे अपने भाई को जो है मिस कर रहे हैं, भाई के लिए उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों से, भारी मन से, स्तब्ध होकर, शोक में, दुख में उन्हें विदाई देने के लिए आज वे सड़कों पर उतरे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वीकडे होने के बावजूद यहाँ गोवा की सड़कों पर जो जुलूस उमड़ पड़ा है लोगों का, जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये प्यार उनका जो है इसे दिखाता है, दर्शाता है जो उनके दिलों में मनोहर पर्रिकर जी के लिए था, और ये प्यार उनके दिलों में मनोहर पर्रिकर जी के लिए हमेशा रहेगा भी। और अब इसके बाद से मनोहर पर्रिकर जो है वो सिर्फ गोवा की जनता की यादों में रहेंगे।
यहाँ रास्ते पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि जगह जगह पर जो है आपको उनकी तस्वीरों की होर्डिंग्स दिखाई देंगी और खास तौर से उस होर्डिंग पर उनका वो हंसमुख चेहरा दिखाई देगा जिसके लिए वो चिर परिचित अंदाज में जाने जाते थे। ये उनका जो एक अंदाज था हाफ स्लीव शर्ट का, एक बिना क्रीज एक ट्राउजर पहनने का, कई बार उसके नीचे कोई चप्पल सैंडल या एक आम जूते पहन करके चलने का, ये जो अंदाज है, एक आम आदमी वाला जो अंदाज है, वो सबको अब जो है सबसे ज्यादा याद रहेगा। क्योंकि इतने बड़े पावर की पोस्ट पर रहने के बावजूद, इतनी शक्तिशाली पोस्ट पर रहने के बावजूद उन्होंने कभी इस बात का एहसास किसी और को ऐसा करते हुए हमें बता रही थी कि कैसे मनोहर पर्रिकर साहब जो हैं वो जब भी किसी एयरलाइंस के लिए जाते थे तो वो किसी इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक किया करते थे और अपने पैसे जो है अपने जेब से खर्च किया करते थे और साथ ही साथ कतार में खड़े होकर के वो अपनी सीट तक पहुंचते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो वीआईपी कल्चर को जो है समर्थन करें, जैसे कि बाकी मंत्रियों को हम देखते हैं बड़े तामझाम और हुजूम के साथ, लाव लश्कर के साथ जो है वो किसी भी जगह पहुंचते हैं। मनोहर पर्रिकर उनमें से नहीं थे। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है उनकी जो एक उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो भी जिम्मेदार लोग मानते हैं कि एक पहले ऐसे वो मुख्यमंत्री हैं जो IITN ग्रेजुएट रह चुके हैं। बॉम्बे IIT बॉम्बे से जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो है उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। उनके कर्म की निष्ठा को लेकर, उनकी कार्यकुशलता को लेकर के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज जितनी बातें उनके बारे में की जाए उतनी बातें जो है वो कम हैं। खास तौर से मैं आपको वो जिक्र बताना चाहूँ कि साल 2000 का वो वाकया जब वे प्रधानमंत्री की माफ कीजिएगा, जब वे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए गोवा में जो है तैयार थे, तब जो है वो उस वक्त उसी महीने में जो है मेधा पर्रिकर उनकी जो पत्नी है उनकी मौत हुई थी कैंसर की वजह से। और उसके बावजूद उन्होंने अपने उस निजी शोक को जो है कभी कहीं पर जिक्र नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, बता रहे हैं किस तरीके से पूरा गोवा इस वक्त सड़क पर उतर आया है अपने सबसे प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मनोहर पर्रिकर को मीरामार बीच तक जाने वाली इस अंतिम यात्रा में साथ दे रहे हैं लोग। 8 लेन की ये सड़क और खचाखच लोगों से भरी, ये बताने के लिए काफी है कि मनोहर पर्रिकर ने न सिर्फ एक मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि एक इंसान, एक अच्छे इंसान के तौर पर लोगों की जिंदगी को किस कदर छुआ था। बोला पूरे देश में शोक की लहर है और खासतौर पर गोवा के लोगों के लिए आज का ये दिन बहुत भारी है जब अपने प्रिय मुख्यमंत्री को उनकी अंतिम यात्रा पर जाते हुए ये लोग देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दोपहर 2:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी मनोहर पर्रिकर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। मनोहर पर्रिकर के परिवार से मिले। प्रधानमंत्री खुद बहुत उदास नजर आ रहे थे क्योंकि मनोहर पर्रिकर एक रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का साथ दिया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिसको हर किसी ने पसंद किया, पक्ष विपक्ष मायने नहीं रखता, मनोहर पर्रिकर ने हर किसी को छुआ अपने अच्छे कामों से, हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई। और शायद यही वजह है कि उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आए हैं और मीरामार बीच का रुख कर रहे हैं जहां पर अंतिम पड़ाव होगा मनोहर पर्रिकर का। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी मुस्कुराने वाले मनोहर पर्रिकर हम सब से विदा ले चुके हैं। गोवा की पूरी तस्वीर बदलने वाले मनोहर पर्रिकर, सर्जिकल स्ट्राइक उरी की मनोहर पर्रिकर, एक से बढ़कर एक अचीवमेंट्स उनके नाम पर, लेकिन वही सादगी, वही मुस्कुराहट, वही शालीनता उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी।
हाँ बोलिए। टॉप एंगल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें अंतिम यात्रा मनोहर पर्रिकर की शुरू हो चुकी है। अपने मुख्यमंत्री को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दे रहे हैं लोग। एक बेहद भारी माहौल, एक बेहद भारी दिन गोवा के लिए, क्योंकि एक ऐसा नेता जा चुका है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जा चुका है जिसकी छवि बेदाग थी, जिसका भ्रष्टाचार से दूर दूर तक कभी नाम नहीं जुड़ा, जिसके बारे में सिर्फ सादगी की कहानियां सुनी, जिसने आधुनिक गोवा का निर्माण किया, गोवा को सबसे सुशासित राज्य बनाया, रक्षा मंत्री के तौर पर हिंदुस्तान की सेवा की, और आज वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। अंतिम यात्रा है मनोहर पर्रिकर साहब की। अब ये मीरामार के नजदीक पहुंचती हुई अब से कुछ ही समय बाद मीरामार बीच पर जो है पहुंच जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें सीधे गोवा के मीरामार इलाके की, जहां से ये पहुंच चुकी है अंतिम यात्रा, और सामने कुछ ही फासले पर जो है अब मीरामार बीच है, जहां पर पर्रिकर साहब के पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। और उसके ठीक पहले आप देख रहे हैं सड़कों पर ये जन सैलाब, लोगों का ये प्यार, उनकी ये अंतिम विदाई, लोगों की विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि अपने चहेते नेता मनोहर पर्रिकर जी के लिए। इस रथ यात्रा के ठीक आगे भारतीय नौसेना का एक दल जो बैंड बजा करके एक जो धुन होती है भारतीय नौसेना की, किसी को श्रद्धांजलि देने की, उस धुन के साथ आगे बढ़ते हुए, और ट्रक के पीछे भारतीय नौसेना और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी की जो टीम है वो मार्च पास्ट करते हुए, और इनके साथ साथ गोवा की आम जनता इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सड़कों के दोनों किनारे मनोहर पर्रिकर जी की तस्वीरें, उनकी मुस्कुराहट वाली तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही हैं, उनकी यादें ताज़ा की जा रही हैं। खासतौर से जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अब बहुत सारी यादें जो है वो लोगों के जहन में है। गोवा की जनता से हमने जब आप बात की, उनके पास इतनी यादें हैं कि अगर उसके बारे में बात की जाए तो वक्त जो है वो कम पड़ेगा। लोग कहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सादगी के साथ जिंदा जोश So I will transfer my Josh. वो योद्धा था, अजात शत्रु था, वो निडर था, निर्भीक था, वो अटल था, अडिग था, वो कर्मठ था, ईमानदार था। I believe in principle what is called as zero error. वो सरल था, वो सुलभ था, वो साहसी था, स्वाभिमानी था, वो परोपकारी था, निर्विकार था, वो बुद्धिमान था, संवेदनशील था, वो सहज संत था, वो राष्ट्रभक्त था, वो सेवक था, वो जोशीला था, वो जन जन का नेता था, वो सत्यनिष्ठ था, वो संत था, वो मनोहर था। कि किस कदर जो है यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अलविदा पर्रिकर। जी हां, अलविदा उस इंसान को, अलविदा उस संत को जो कि सियासत का संत था। एक अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्तित्व। वो जब स्कूटर से निकला करता था इन सड़कों पर, तो आप यूं देखिए कि लोग देख करके हैरान हुआ करते थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, इस तरीके से हैं। और आज उस अपने मुख्यमंत्री को, आज उस आधुनिक गोवा के निर्माता को छोड़ने के लिए हमें नजर आ रही है कि किस तरीके से हजारों हजार की भीड़, या यूं मानिए कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने के लिए कि पूरा गोवा, डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट, कल्चर, पार्टी,
कोई विचारधारा, सब एक हैं और ये आंखें कल से ही नम हैं। मैं आपको बताएं, आधुनिक गोवा का यह निर्माता इस वक्त अपने अंतिम सफर पर है। इसलिए हम कह रहे हैं ये सियासत का है सबसे बड़ा संत, ये योद्धा है, अजात शत्रु है, निर्भीक है, सुलभ है, साहसी है, देश के लिए जिया और देश वालों को ये सिखा करके ये कहते हुए गया कि भले बीमारी ने मुझे बीमार तो कर दिया, बीमारी ने मेरे शरीर को कम से कम इस स्थिति में ला दिया, शिथिल कर दिया कि मैं आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन ये कहते हुए कि मेरे जोश में कोई कमी नहीं है और ये पूछते हुए कि मेरा जोश तो पूरा हाई है। एंड हाउ इज द जोश? आपका जोश कैसे है? यहां से इन तस्वीरों को देख करके तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन का वो वीडियो याद आता है। अब अपने पीछे की जरा थोड़ा सा लेगेसी आप देखिए कि 2000 से 2002 तक एक वो स्टेट जो कि 1960s का ही, तो हम ये कहते हैं एज एंड एज 1960, और इस वक्त अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ता हुआ 6 दिन का राजकीय शोक है गोवा में। आज राष्ट्रीय शोक है, प्रधानमंत्री पहुंचे थे और इससे पहले हमने तो देखा किसी जन नेता के लिए इतने बड़ा सैलाब जो था, मैं खुद उस वक्त सड़क पर था, वो देखा था मैंने कि लोग अचानक चले आ रहे थे, उन्हें खबर मिल रही थी कि नहीं हमसे ऐसे मुलाकात हुई थी, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, या हमसे वैसे मुलाकात हुई थी, एक बार हमसे बनारस में मिले थे, एक बार हमसे यहाँ मिले थे, और कुछ उसी तरीके की अब साउंड बाइट्स हमने यहाँ पर भी सुनी। सिर्फ गोवा के नहीं है, दिल्ली के इतने लोग हैं, हमने देखा कि वो कहते कि जब सदन में होते थे तो यहाँ पर कलम बात कर रहे थे, उनके जो डॉक्टर हुआ करते थे एम्स में जिन्होंने उनका इलाज किया, डॉक्टर अतुल, वो कोट कर रहे थे कि कभी घबराते नहीं थे, चाहे वो कीमोथेरेपी या फिर कुछ और प्रोसीजर करना होता तो कहते थे कोई बात नहीं, किसी अच्छे के लिए कर रहे होंगे, हमेशा चेहरे पर मुस्कान, हमेशा पॉजिटिविटी, काम की बात करते रहते थे। और इसी लेगेसी से ये पता लगता है कि इंसान अपनी शख्सियत से, अपनी क्रेडिबिलिटी से किस तरीके से छाप छोड़ करके जाता है और अल्टीमेटली उसका एम है क्या। तो एक राजनेता होना, एक सियासतदान होना, जो कि आज के वक्त में एक ऐसा शब्द लगता है कि कोई अपने साथ रिलेट ना कर पाए, यूं कह पाए कि नहीं दिस इज नॉट अ गुड प्रोफेशन। अगर उसके लिए कोई सीख है, कोई सारणी है, कोई जीवनी है, वो है परिकर। डॉक्टर मनोहर बालाकृष्णन प्रभु मनोहर परिकर। परिवार शोकाकुल था, छोटे भाई उनके मौजूद थे, उनके 2 पुत्र हैं, वो दोनों खड़े हुए थे। राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी मौजूद हैं जो कि इस वक्त इस अंतिम यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। राकेश त्रिवेदी, इस वक्त कहां पहुंचे हैं आप, कहां पहुंचे हैं लोग? क्योंकि गोवा मानो चल तो रहा है इस परिकर के पीछे, लेकिन गोवा आज थम सा गया है। बिल्कुल सही कहा सचिन आपने। फिलहाल जो ये अंतिम यात्रा है ये मीरामार्ग बीच के पास पहुंच चुकी है, ये अपने अंतिम चरण में है उनकी ये अंतिम यात्रा। बस अब से कुछ ही समय बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है इस रथ से उतारकर अंतिम सैया पर जो है उन्हें ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम विधि के बाद उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के साथ आम जनता के बीच उनके चहेते नेता अपने अंतिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ गए हैं। मीरामार्ग ये अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है और सचिन, लोग जो है यहाँ पर अमर रहे, अमर रहे, मनोहर पर्रिकर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा, इस तरीके की जो नारे हैं वो उसकी घोषणाएं दे गए हैं। खासतौर से मनोहर पर्रिकर, जिन्हें यहाँ के ज्यादातर लोग भाई के नाम से संबोधित किया कर रहे थे, वे जो है अब अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। एक बात मैंने एक और देखी सचिन यहाँ पर कि जो जिस सादगी की या जिस उनके सिंप्लिसिटी की हम बातें करते हैं, ये चीज सिर्फ उनके अकेले में ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार में ये चीज आज हमें दिखाई दी। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी भी नेता मंत्री के जो परिवार के लोग होते हैं वो भी उतने ही रसूखदार दिखाई देते हैं, लेकिन आज उनका पूरा परिवार जो है मानो बिल्कुल उन्हीं की तरह एकदम सादगी के साथ जो है दिखाई दिया, एक आम जनता के साथ दिखाई दिया। इस वक्त भी जब इस अंतिम यात्रा में उनके इस रथ के ठीक पीछे जो गाड़ियां चल रही है उसमें उनकी दोनों बहनें बैठी हुई हैं, दूसरी गाड़ी में उनके 2 भाई हैं वो बैठे हुए हैं। उन्हें देख करके कोई जो है आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो किसी चीफ मिनिस्टर के या फिर वो किसी एक्स डिफेंस मिनिस्टर के कोई रिलेटिव
है वे बिल्कुल नॉर्मल से अपनी एक प्राइवेट व्हीकल में अपने सादगी के साथ ही ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे कि मनोहर पर्रिकर साहब रहते थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपना जो उनका जो आदर्श जो थे वो उन्हें ना सिर्फ उनका खुद का इमीडिएट फैमिली बल्कि उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो भी जो है उससे फॉलो करती हुई नजर आती है और इसीलिए वो एक ऐसे कद के नेता बने जिन्होंने सभी को जो है साथ में लेकर के चले। मैं एक और बात आपको खास जो ऑब्जर्वेशन की बताना चाहूंगा सचिन, जब आज के वक्त में हम राजनीति की जब बात करते हैं तो लोग अलग अलग धर्मों की राजनीति करते हैं, लेकिन आज जब कला अकेडमी में जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था तो तस्वीरों में हमने देखा कि वहां पर एक पूरा जो एक समूह था, एक जो तबका था, वो पहले जो बोरी मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसके कुछ लोग पहले आए थे, एक मतलब बड़ी संख्या में वो कम्युनिटी के लोग आए थे। उसके बाद जो यहाँ के कैथलिक कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो यहाँ के फादर हैं चर्च के लोकल, वो एक बड़ी संख्या में आए हुए थे। साथ ही साथ हिंदू तो जो थे वो यहाँ पर आए हुए ही थे। यानी कि जो हम बात कहते हैं सबको साथ में लेके चलने की, सबको जोड़ करके सबको एक साथ लेकर के चलने की, वो आज तस्वीरों में भी साफ साफ दिखाई दे गई थी। और ये तस्वीरें हजारों नहीं लाखों शब्द बयान करती हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि आखिर एक नेता उसका कद कितना ऊंचा है उसका अंदाजा आप आज उनकी अंतिम यात्रा में जो लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं उनको देख करके कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उन्होंने किस कद को जो छुआ है, किस मुकाम पर वे यहाँ पर रहते थे और उन्होंने अब आगे शायद कोई दूसरा नेता उनकी तरह इस मुकाम तक जो है पहुंच सकेगा। कम से कम गोवा की जो जनता है वो अपने उस भाई को सबसे ज्यादा मिस करेगी जिन्हें वो कभी स्कूटर पर, कभी साइकिल पर, अपने किसी गोवा की गलियों में, सड़कों में, किसी ढाबे पर, किसी चाय के ठेले पर चाय पीते हुए देखती थी। उनकी बातों को सुनने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे नेता को जो है शायद अब गोवा जो ज्यादा मिस करेगा, क्योंकि इसके बाद जो नेता आएंगे क्या वो भी इसी कल्चर को आगे ले जा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों को एक्सपेक्टेशन तो बहुत होगी। लेकिन आज ये तमाम जो लोग हैं अपने आज वीकडे होने के बावजूद अपने काम से जल्दी छूट करके यहाँ पर सड़कों पर आए ताकि वो उन्हें अंतिम दर्शन उनका जो ले सके, उन्हें अंतिम विदाई दे सके, सलाम कर सके। खास तौर से गोवा को उन्होंने जो कुछ दिया है उसके लिए, देश को जो कुछ उन्होंने दिया है उसके लिए। और यही वजह है कि आर्म फोर्सेस के साथ साथ आम जनता भी जो यहाँ पर भारतीय सेना, नौसेना की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ आम जनता भी जो है सड़कों पर यहाँ पर जो है इकट्ठा हुई है। जी बिल्कुल। और इस वक्त मुझे नहीं याद पड़ता इससे पहले कि मैंने गोवा में इतनी भीड़ कब देखी हो। गोवा अमूमन उत्सव के लिए जाना जाता है, गोवा अमूमन पार्टी के लिए जाना जाता है। गोवा इतना शांत कभी हो जाएगा और गोवा जो है पूरी सड़कें एक तरफ आ जाएंगी। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिसने गोवा को रास्ता दिखाया, आज उस व्यक्ति को, उस गोवा के, हम ये कह सकते हैं कि न्यू गोवा के आर्किटेक्ट को उसके महापरिनिर्वाण के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए उस जगह पर छोड़ने जा रहा है जिसके पीछे पीछे गोवा चला करता था। आज उसके पीछे पूरा गोवा चल रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल है। हमने जैसा कि आपको बताया कि बहुत शख्सियत की डाइवर्सिटी है मनोहर पर्रिकर की पर्सनालिटी में, उसे हम डिस्कस करेंगे, याद करेंगे। और क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, नुपुर शर्मा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सुरभि ओडिगरे हैं इस वक्त हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कृष्णा हेगड़े हैं, जो कि पर्रिकर साहब की बहुत खास जानकार, खास मित्र रहे हैं। नुपुर शर्मा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। भैया, ऐसा शख्स तो बड़ा कम होता है ना, कि आप यूं लगाइए कि शरीर उसे कमजोर कर दे रहा है लेकिन उसका जोश, उसकी इच्छा शक्ति उसे कमजोर नहीं कर दे रही है। वो जाते जाते भी अंतिम वीडियो में हमसे पूछता है कि भैया मेरा जोश तो बहुत आई है, हाउ इज द जोश, आपका जोश कैसा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आज बहुत दुख का दिन है क्योंकि मेरा पर्सनली भी इंटरेक्शन रहा है पर्रिकर जी के साथ एंड इट इज नो वंडर कि आज नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इतने सरल, इतने साधारण, इतने ब्राइट एंड इंटेलिजेंट मैन, जो एक्चुअली में कॉमन मैन जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे नेता नहीं बनते हैं और जो अपने लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि वो केंद्रीय सरकार छोड़ के वापस अपने प्रदेश गए और उसमें भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो बीमारी में ही क्यों ना हो, उन्होंने बखूबी निभाई है। His commitment towards his people, his commitment towards his work and responsibilities unparalleled थी बिल्कुल। और मुझे नहीं पता आपका कभी इनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं,
ही वॉज सच अ जेन्युइन सोल, आप जिनको कह सकते हैं कि जो इनके दिमाग में आता था वो बोलते थे। और बहुत सी चीजें न्यूज बनाती हैं, लेकिन मैं आपको एक वाक्य बता सकती हूँ। जब ये डिफेंस मिनिस्टर थे तो ये गोवा जा रहे थे किसी काम से, उस फ्लाइट में मैं भी थी। इट वॉज अ लो कॉस्ट डोमेस्टिक कैरियर। यूजुअली बड़े नेता होते हैं तो आसपास सीटें खाली होती हैं, ये बहुत सिंपली बैठे हुए थे, इनके आसपास नॉर्मल पब्लिक बैठी हुई थी, कोई सीट खाली नहीं थी। और वही फ्लाइट में ही उन्होंने खाना खा लिया क्योंकि देर रात की फ्लाइट थी। और मैं जब गई उनके पास बात करने तो 1-1.25 घंटे इन्होंने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी, क्योंकि उस साल 2015-16 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो 1-1.25 घंटे में उनके साथ खड़ी रही, इन्होंने मुझे बहुत ऐसी सीख दी, ऐसी सोच दी, क्योंकि वो बहुत ही आप लगा लीजिए जमीनी कार्यकर्ता बनके वो मुख्यमंत्री बने थे 4 बारी और फिर डिफेंस मिनिस्टर। तो वो किसी से भी बात करना और बहुत प्रेम से समझाना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। आई डू नॉट नो अगर कोई इस तरह के अगर कोई नेतागण होते हैं वो इतने अप्रोचेबल होते हैं। इस वक्त ये जो उनकी पार्थिव शरीर की शव यात्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है, और जैसा कि मैंने सुबह भी जिक्र किया था, हमारे साथ एक पैनल मौजूद था कि अमूमन हमने देखा है अब्दुल रज़ाक की कॉफिन में कोई बड़ा नेता है कि होता है आता है। हालांकि उन्होंने बताया था कि ये गोवा का ट्रेडिशन भी है, हालांकि कि जितना अगर आप वो रहते हैं कि लोग दर्शन कर सके, यानी कि लोग उससे कनेक्ट कर सके। और इससे बड़ा ये देखिए, ऐसा लगता है कि इस शरीर को अब भी देख करके कि जैसे अब भी शायद गोवा का कुछ कंसर्न पूछ लेगा या कहीं उनसे बात करने लगेगा, कि इट्स लाइक एन एग्जाम्पल जिसे मैं कह रहा था। एक अपने आप में एक जीवनी है एक आदमी के लिए जो शायद पॉलिटिक्स में आना चाहता है। होता क्या है असल में पॉलिटिकल करियर, शायद वो देखे तो कोई मनोहर पर्रिकर से। सचिन जी, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो देश के लिए मन से काम किए हों, जो अपने लोगों के लिए मन से काम किए हों। अक्सर नेता लोग मजबूरी पे काम करते हैं, लेकिन टर्मिनल स्टेजेस पे नाक में फुटपाथ लगाए हुए उनको पता था कि ये मतलब एक गंभीर बीमारी है, उसको इग्नोर करते हुए जिन्होंने देश के लिए आखिरी दिन तक भी, यानी मैं तो ये कहूँ कि आखिरी सांस तक भी, क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, आखिरी सांस तक भी उन्होंने जब देश के लिए काम किया। बहुत कम ऐसे नेता हैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। आज के न्यूज़पेपर में है कि बिल्कुल सुन्न होने से कुछ देर पहले तक वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि यू बेटर बी काम, कि आप चुप हो जाइए। आज के अखबार में बाकायदा मैं शब्द भास्कर पढ़ा था, उसमें लिखा गया था कि शायद वो ऑफिस का ही कुछ अपना कुछ काम बताना चाह रहे थे। मतलब ये आप देश के लिए हुआ, अपने राज्य के लिए हुआ, अपने लोगों के लिए हुआ, उनके डेवलपमेंट के लिए हुआ। नो डाउट एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कमिटेड, एवर स्माइलिंग, नॉन करप्ट नेता मनोहर पर्रिकर जी रहे हैं। मतलब मंजूर भी आपने, मतलब आप जैसे के लिए या फिर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जैसे नूपुर भी कह रही, नूपुर तो इस करियर में ही है, इससे बड़ा कोई सीख हो सकता है? और इनफैक्ट जीवन के किसी आयाम के लिए, नॉट जस्ट कि वो चलिए अपने प्रोफेशन में थे और उसे कितने परफेक्शनिस्ट तरीके से वो जी करके दे, कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, नेशन फर्स्ट क्या होता है, अपने आप पे कंट्रोल क्या होता है, संयम क्या होता है। इतनी डाइवर्सिटी जो है एक किसी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति में बहुत विरला देखने को मिलेगी। एक गोवा जैसा डाइवर्स स्टेट में चीफ मिनिस्टर सबको पसंद था, सबको प्यारी था, तो दैट इज इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो लास्ट मिनट तक इट वाज एन इंडोमिटेबल स्पिरिट, उनका तो स्पिरिट था ना, दैट वाज इनडिफीटेबल। लास्ट मिनट तक वो राजनीति में बहुत with a lot of personality, with a lot of great personality he worked। और इससे हमको ये सीखना है तो काम ही हमारा कर्तव्य है, और कर्मयोगी कैसे होता है इसको हम सीखना है। जाहिर सी बात है, ये इससे बड़ी सीख क्या हो सकती है। और कर्नल टीपी त्यागी, मुझे लगता है कि शायद ये ऋणी शब्द तो नहीं कहूंगा क्योंकि आदमी कर्म के लिए आता है, और ये शायद लिखा हुआ था कि जो हम बात तो किया करते थे जब जिस वक्त 15 में 14 में उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट आ रही है, तो 15 में जब आए यहाँ पर मोदी लेकर के आए, सबसे पहला काम उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता कितनी इसमें पैसे लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस वो शायद उस वक्त ही शुरू किया, रफाल उस वक्त ही हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक आज जो भी है वो चैप्टर पार्ट 2 जरूर है, लेकिन उसका क्यूरेटर जो है वो ये मनोहर पर्रिकर ही है। नहीं सर, ये कुछ गड़बड़ है सर। कर्नल त्यागी, आवाज आई आपको? जी कट के आ रही है, बट नो प्रॉब्लम, बोलिए सर। नहीं कर्नल त्यागी, मैं ये कह रहा हूं कि इफ आई रिमेम्बर हिम, जैसे कि पैच करो
चलिए, मैं दोबारा संपर्क करने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कुछ उसमें लाइन में दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से मैं राकेश का जरा जिक्र कर लूं। राकेश, जरा मुझे वहां की तस्वीर बताइए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को शायद उस जगह पर ले जाया गया है। उनके जो ब्रदर हैं वो नजर आ रहे थे, और भी परिवार के और मेंबर्स भी हमारे दिख रहे हैं। कुछ और जरा बताइए। मैं बोल सकता हूँ? हेलो हेलो त्यागी जी, मैं आता हूं एक सेकंड आपके पास। राकेश, आवाज आ रही है? फिलहाल बोलिए राकेश, बोलिए। जी सचिन, क्या आप सुन पाएंगे मुझे? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर फिलहाल जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ मीरामार बीच पर जो है वो पहुंच चुका है, और यहाँ पर अब जो अंतिम विधि जो की जाएगी उसके बाद में तकरीबन जो है 5:30 से 5:45 के बीच में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उसके बाद उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। इस वक्त जो है यहाँ पर उनके परिवार के लोग, तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें उनके दोनों बेटे, उनकी बहुएं, साथ ही साथ उनके 2 भाई और 2 बहनें और उनका परिवार, ये तमाम लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ गोवा बीजेपी के जितने जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बड़ी तादाद में जो आम जनता है वो भी जो है एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। फिलहाल अंतिम यात्रा जो है अब वो खत्म हो चुकी है, और फिलहाल अंतिम संस्कार जो है उनका अब कुछ ही समय में शुरू होने को है। सचिन, ठीक है, चलिए, कुछ ही देर में जो है अंतिम संस्कार शुरू होने को है। लेकिन कृष्णा हेगड़े, शरीर ही जाएगा ना, सिर्फ स्पिरिट थोड़ा ना जाएगी, वो जोश थोड़ा ना जाएगा, वो जो सबके बीच छोड़ करके गया। और साथ ही साथ मैं एक भी बात करूंगा कि डिटोरेट होती पॉलिटिक्स को क्या अब यहां से सीख मिलेगी? यहां से कोई सीख ले पाएगा जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर छोड़ करके गए इस लेगेसी? अशोक कृष्ण हेगड़े, कैसे याद करते हैं? मनोहर पर्रिकर जी आधुनिक गोवा के सबसे बड़े शिल्पकार है। मैं अभी 1 महीने पहले गोवा में था, और जो गडकरी जी के साथ उनने पणजी का ब्रिज जो उद्घाटन किया वो एक इंटरनेशनल मास्टरपीस है। उसके अलावा एक व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको जानता था और काफ़ी समय में उनको मिला हूँ। वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आए थे, कभी वीर माता अनुराधा ताई गोरे के बुक रिलीज़ पे आए थे, और मेरे परिवार को भी जानते थे, और काफ़ी समय मुझे उनके साथ बिताने मिला। 6 महीने पहले जब वो बीमार थे तभी भी मैं उनको गोवा मिलने गया था, उनके घर गया था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कैंसर सर्वाइवर जो है उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन थे, और जो उन्होंने बैटल किया है और उन्होंने जो कहा कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और काम करूंगा, वो उन्होंने किया, और इसके लिए वो पूरा गोवा उनसे प्यार करता है, पूरा देश उनसे प्यार करता है। इसी तरह जो सैनिक हैं हमारे, उनके लिए OROP 1 रैंक 1 पेंशन, वो स्कीम उन्होंने लागू की। जब देश पे दिक्कत आई तब सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया। जो सैनिक स्कूल करना था वो उन्होंने किया था। महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण देना था गोवा में वो उन्होंने किया। और जितना भी आज गोवा का डेवलपमेंट है उसका जो श्रेय है वो मनोहर पर्रिकर जी को जाता है। मोदी जी और उन्होंने एक बहुत अच्छा टीम एज अ प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर किया, और मुझे लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति गया। कभी मैं उनके साथ एयरपोर्ट में भी था, और मुझे 2 ढाई 3 घंटे उनके साथ फ्लाइट में साथ में सफ़र करने का भी मौका मिला, और मैंने देखा कि हमेशा एक व्यक्ति जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो बिना सिक्योरिटी के घूमता है। वो अपना खुद का लगेज, खुद का बैग अपने हाथों में लेके घूमता है। जो बैग जो ट्रॉली पे आता है, डिस्पैच पे आता है, उसको खुद उठाता है। और कभी लाइन तोड़कर मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ या चीफ मिनिस्टर हूँ ऐसा करके वो लाइन नहीं तोड़ता। वो लाइन में आम नागरिक के जैसे जाता है। ऐसा नेता मैंने हमारे देश में कभी देखा नहीं। दूसरी बात कि जब वो मुंबई आते थे, वो जो लोकल कैब है, काली पीली जो हम कहते हैं यहाँ पर मुंबई भाषा में, उसमें वो अपना ट्रैवल करते थे। और मुझे नहीं लगता कोई डिफेंस मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो आज के दिन पे लोकल टैक्सी में ट्रैवल करता है। और मुझे लगता है कि गोवा भी ऋणी है उनके लिए, उनके काम के लिए।
उनके सिद्धांतों के लिए एक अच्छा, एक और चीज भी होती है ना, ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर हमने पाया है। एक और चीज सबसे बड़ी ये होती है कि किसके लिए। एक आदमी होता है ना कि किसके लिए, आदमी बच्चों के लिए काम करता है, एक होता है कि चलिए उसके पीछे कम से कम मोटिवेशन तो ये है कि बच्चों के लिए काम कर रहा है, वो चला जाएगा, बच्चे उसके बिजनेस को संभालेंगे। परिवार के लिए काम करता है, वो कहता है कि चलिए ठीक है, परिवार के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी है। जिसका कर्म ही उसका देश बन जाए, जिसका कर्म ही उसकी पूजा बन जाए, वो शायद मनोहर पर्रिकर ही हो सकते हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों के साथ थोड़ा सा एक हल्का सा हम ये कहते हैं कि मौन लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः। इस वक्त अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। इससे पहले कर्नल टीपी त्यागी, आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं थी। मैं दो चीजों से जानना चाह रहा था, कहीं ना कहीं अपनी अपनी चीज चुनी जा सकती। मैंने अभी कहा ना कि 16 से 18 घंटे का काम, जाते हुए भी जैसे अब्दुल रज़ाक कह रहे थे कि नाक में फूड पाइप है, फिर भी वो पूछ रहे हैं हाउस द जोश और इनॉग्रेट कर रहे हैं, किसके लिए? तो कुछ तो ऐसा मोटिवेशन होता होगा। वही मैं अगर फोर्सेस की बात करूं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस, सबसे पहले वही कहते थे, राफेल की बात उन्होंने की, फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, आई मीन अनइमेजिनेबल। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनोवेटिव नेता, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और इनोवेशन और क्रिएटिव नेता अगर इस आधार के ऊपर आकलन किया जाए तो हिंदुस्तान में वर्तमान और बीते हुए नेताओं की पहली पंक्ति में मनोहर पर्रिकर जी का नाम आएगा। डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने 2 सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक यूं ही नहीं हो जाती, 1 साल की उसमें प्लानिंग हुई। और उसमें खास बात क्या थी, इन्होंने अपने वेपन लोकेटिंग रडार DRDO से बनवाए। किस लिए? इसलिए कि इंडिजिनस रडार को कम से कम सरप्राइज और सिक्योरिटी में कोई चैलेंज नहीं मिलेगा, और यही कारण था कि वो सक्सेसफुल हुआ। इन्होंने हेलीकॉप्टर के यूज को मना किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो यूज नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में जो इनका कोई पैरेलल नहीं है। एक बात और बहुत बढ़िया, और मैं चाहता हूं कि आज का हिंदुस्तान इसके ऊपर दोबारा विचार करे। इन्होंने ये कहा कि क्या जरूरत है कि फर्स्ट यूज हम न्यूक्लियर पावर का नहीं करेंगे। इस पॉलिसी को बनाए रखने की क्या जरूरत है? इसको सोचा जा सकता है। अगर ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए ब्रह्मास्त्र होता है। और अगर दिखाने के लिए ही है तो हम फर्स्ट नो यूज पॉलिसी को चेंज क्यों नहीं कर सकते? मैं उनके साथ कुछ समय तक रहा हूं। एक डेलीगेशन में उनके पास गया था और जब उनसे पूछा कि 1 रैंक 1 पेंशन आपने 90% दे दी, 10% क्यों रोक रखी है? तो उन्होंने कहा, बोले कर्नल साहब बात यह है कि लोग अगर सड़क के ऊपर मेडल्स को जलाएंगे या मेरी गर्दन पे तलवार लाके रखेंगे और वो ये उम्मीद करें कि जो काम 40 साल से अटका हुआ था हमने पूरा कर दिया और अब मामूली सी चीज को धमकी देके हमसे करवाएंगे। बोले ये लोग जो जंतर मंतर पे बैठे हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं, हट जाएं, मैं ठीक कर दूंगा। और एक बात, हैदराबाद कैंटोनमेंट के अंदर एक दोबारा डेलीगेशन के साथ मैं उनसे मिला था। वहाँ पे कैंटोनमेंट में सिविल की गाड़ियों को जाने की परमिशन देनी थी। हालांकि फौज के अंदर सिविल की गाड़ियों को परमिशन देने के बहुत कम उदाहरण हैं। एक दिल्ली में है स्टेशन रोड का, लेकिन इन्होंने वहाँ की देश काल पाल परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पे अलाउ कर दिया कि हाँ कैंटोनमेंट की वो सड़क सिविल ट्रैफिक के लिए खोल दी जाए। तो दिस मैन देयर इज नो पैरेलल टू हिम एज फार एज द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। बिल्कुल और कर्नल साहब, बिल्कुल और कर्नल साहब
खड़गपुर से। बिल्कुल, और कर्नल साहब मैंने कहा ना कि हर एक का कुछ ना कुछ है अपना लेने के लिए, कहीं ना कहीं इनके जीवनी से इतना कुछ सीखने को मिलता है। एक बार मैं जरा इन तस्वीरों को बता दूं, एक बार फिर से अंत में, जिसका भी यूं कह रहे हैं कि जो भी आगे आ रहा है वो श्रद्धा सुमन दे देना चाहता है, एक बार अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है, और सुबह से एक एक गोवावासी ना केवल नम है बल्कि अंतिम दर्शन करना है। और नूपुर, इसमें सबसे बड़ी बात यह भी आती है, क्योंकि आप तो राजनीतिक स्टूडेंट भी है, यहां से अब मनोहर पर्रिकर जैसी राजनीति की या राजनीतिज्ञ की लेगेसी क्या है? मनोहर पर्रिकर हमें अगर यूं कहें कि सिखा करके जाते हैं तो क्या क्या सिखा करके जाते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लेड बाय एग्जाम्पल। और क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ। 2013 के अंदर एक पार्टी का कार्यक्रम था, जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये चीफ गेस्ट थे, उसका मंच संचालन मैं कर रही थी। तो एक इंटरेक्शन था, उसमें एक किसी ने सवाल पूछा, पर्रिकर जी आप पहले IIT मुंबई के पढ़े हुए पहले मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के, आप बहुत सादगी के साथ रहते हैं, आपके पहनावे में सादगी है, आप स्कूटर चला के घूमते हैं ताकि आप लोगों के भीतर बिल्कुल आम नागरिक की तरह रहे, आप असल में कॉमन मैन है, लेकिन मीडिया आपको रिपोर्ट नहीं करता। दिल्ली में कॉमन मैन है, वो सारा टाइम हर सुर्खियों में रहते हैं। तो पर्रिकर जी इस सवाल पे थोड़ा मुस्कुराए और कहते हैं कि जो असल में सादगी वाला इंसान होता है, जो आम इंसान होता है, उसे मीडिया की जरूरत नहीं होती। अगर मीडिया की जरूरत है, देयर इज नथिंग कॉमन, नथिंग आम अबाउट दैट पर्सन। और इस बात पे पूरी ऑडियंस बहुत जोर से हंसी। उन्होंने कहा कि मेरे तरीका ही एक बहुत साधारण है, इसीलिए मुझे मीडिया में दिखाने की जरूरत नहीं। जिसको मीडिया में दिखाने की जरूरत है उसके बारे में कोई सादगी वाली बात नहीं, साधारण बात नहीं। तो आप ये समझिए कि जो अपनी लाइफस्टाइल में एक सादगी को इम्बाइब कर ले, जो एक तरीका अपना ले, और यू लीड बाय एग्जाम्पल, यू लिव बाय एग्जाम्पल, ये सही मायने में वो थे। और इनकी ये लेगेसी है। अगर कोई लेगेसी इनकी कॉपी कर सके, वैसे तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसा नहीं कर पाते लोग, लेकिन अगर इनके जैसे अगर कोई रह सके तो आप ये लगा लीजिए कि आप धन्य हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही सादगी में अपने लोगों को कमिट करके सर्व भी किया है। जाहिर सी बात है। और तभी अब्दुल रज़ाक हम यूं कहें ना कि अगर मैं सिर्फ इतना ही कहने लगूं कि अब्दुल रज़ाक कोई ऐसे 5 नेता है गिन दीजिए जो इस तरह के हों, वो अक्रॉस द पार्टी है, किसी भी पार्टी हो, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं गिन पाएंगे, क्योंकि बहुत विरला, ये बहुत एक विरली पर्सनालिटी है। तभी मैंने कहा ना कि वो सिखा करके क्या जाते हैं, आप कमिट भी होते हैं, वो पर्क्स भी नहीं लेते थे, बताइए, वो फिर भी नेशन के लिए काम करते रहते थे। इतना एक अल्टीमेटली जिसे यूं कहते हैं पर्सनैलिटी, अनडाउटेडली एक अजीब पर्सनालिटी थी मनोहर पर्रिकर जी। उनका पहनने में भी कभी भी उन्होंने मतलब उतना दिखावा नहीं, सिंपल सा एक हाफ स्लीव शर्ट, अक्सर हमने जब भी उनको देखा है, एक स्माइलिंग पर्सनालिटी। वो गोवा पॉलिटिक्स के अंदर एक फादर फिगर जैसे थे। देखिए, जो कॉमन कहावत है, जैसे बाप के देहांत हो जाने से बच्चे बिखर जाते हैं, आज गोवा पॉलिटिक्स बिखर गई है। लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसी बात में बिल्कुल करना भी नहीं चाहता था आज के इस प्रोग्राम में, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इनके ऊपर कोई राजनीति ना हो, अब इस बात के ऊपर कोई राजनीति ना हो। देखिए, इनका डिपार्चर जो पीसफुल है, इसको पीसफुल ही रहने देते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो इस तरीके से अभी बीजेपी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पोजीशन के लिए आ गई, उसके बाद मैं फिर कांग्रेस की बात करूंगा, फिर नहीं, मैं ऐसी बात ही नहीं करना चाहता था। मैं भी इसलिए बोल के ही बात कर रहा हूँ कि एक फादर फिगर थे। आज जैसे कि आपको मालूम है राज्य नुक्ता नहीं है, रात को भी वहां हो रही थी, और उससे पहले ही कांग्रेस, ये देखिए इस वक्त अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष, उससे पहले भी जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि सुरभि इज दैट क्रिटिकल इल, डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू बी बेस्ट, तो कोशिशें तो ओपोनेंट पार्टी की तरफ से पहले ही हो रही थी कि हमारे पास 14 है, हमारे पास 13 है, देख लीजिए, एक बार राज्यपाल मिल लीजिए। तो लज्जा लाज शर्म की बात तो तब होती है ना कि जब आज के दिन जब कोई किसी सामने वाले ने भी लिहाज किया। ठीक है, मैं उसको पॉइंट को लाने नहीं चाहता, आप लेकर के आए, इसलिए मैं चाहता भी नहीं था उसको हम रेज करें। सुरभि, पहले मुझे ये कहना चाहती है, मनोहर पर्रिकर जी ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी को एम्बॉडी किया, लेकिन वो एफिशिएंसी को भी एम्बॉडी किया। वो राजनीति में ही यूज्ड टू बी हम्बल, बट एट द सेम टाइम ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे संभालना है, कैसे वापस देना है, वो भी पता था। एंड दैट इज अ वेरी रेयर क्वालिटी, क्योंकि सबको हम्बल है तो उनको शायद राजनीति में कैसे खेलना है वो नहीं आता है। एंड ये बात तो हम याद रखना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि हाँ, मुझे दुख हो रहा है मनोहर पर्रिकर जी नहीं है, मुझे दुख हो रहा है ऐसे अगर मैं बड़ा ऐसे कहूं शब्दों में, आप ये कहना चाह रही हैं पॉलिटिक्स और सियासत और पद इज ऑल अबाउट पावर। मनोहर पर्रिकर जी हमको ये सिखा दिया है, लेकिन पावर जो है हम्बल होने के साथ भी, डाउन टू अर्थ होने के साथ भी पावर पाई जा सकती है, पॉलिटिशियन बड़ा बना हाँ जी, लेकिन उसका भी एक लक्ष्मण रेखा होता है। और आज ने कांग्रेस
क्या किया है आपने, ये विषय को उठा दिया तो इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। आज कांग्रेस ने क्या किया है ना, वो इन लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है। उनका फ्यूनरल पायर अभी भी लिट नहीं है और ऑलरेडी ये बात कह रहे हो। ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, ये बहुत गलत है। कांग्रेस वहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बहुत गलत है। बीजेपी वालों ने धोखा दिया है, जिसके बारे में बात नहीं करते। राहुल गांधी का देखिए, पार्टी के बारे में अगर आप उठाए तो अटल जी की अस्थियों पर भी मार्केटिंग हुई थी। अटल जी की अस्थियों के 60 कलश बने थे। कमान सचिन, मुझे मालूम था। ऐसी बात नहीं करते आज के दिन। कम से कम मुझे पता था, ऐसे मूड में नहीं हूँ मैं। पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता था। अब्दुल रज़ाक, मेरे पास नंबर है, मैं बहुत अच्छे से कर सकता था। अगर मुझे यहाँ पर कच्चा चिट्ठा दिखाना होता इन तस्वीरों के अलावा तो नुपुर मैं बहुत अच्छे से बता सकता था कि अभी उनकी अंतिम सांसें गई नहीं थी, तो उससे पहले 14 सांसदों के साथ चिट्ठी लेने के लिए पहुंच गए थे मृदुला जी के यहाँ। उससे पहले 2 घंटे के बाद पहुंच गए। हाँ ठीक है नुपुर, आइए। मैं इसे लास्ट कमेंट रखूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि अब्दुल रज़ाक, क्योंकि आपने इसे रेस किया इसलिए मेरे को नुपुर को ये पॉइंट देना पड़ रहा है, वरना मैं चाहता नहीं था। ठीक है नुपुर, आइए। अब्दुल रज़ाक जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आज ये गंदगी ना फैलाएं। आप नहीं सोच सकते इस इंसान की कितनी कमिटमेंट और कितनी सैक्रिफाइस है अपनी सर्विस में टुवर्ड्स द नेशन। एंड माफी चाहती हूँ, आपने ही राजनीतिक बात करके ये गंदगी फैलाई। ना भूलिएगा कि आज तो आप कुछ और बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते में 2 बारी कांग्रेस पार्टी ने कोशिश करी है टू स्टेक क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट। वो इंसान जीवित था, तब भी कांग्रेस ने अपनी गंदगी दिखाई कि अब तो बहुत सीरियस हो गए, अब सरकार कौन बनाएगा। इसे कहते हैं वल्चर पॉलिटिक्स, और उसका आप आज पक्ष रख रहे हैं। थोड़ी शर्म कीजिए। ये मनोहर पारिकर जी और वाजपेयी जी वर आइडियोलॉजीज, लिविंग आइडियोलॉजीज इन देमसेल्व्स। प्लीज लीव देम इन देयर डेथ्स। Irrelevant of party affiliations, I personally respect मनोहर परिकर जी as an inspiration to the nation. आपको पूरा देश देख रहा है कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपकी राजनीति बिल्कुल वल्चर पॉलिटिक्स जैसी है। नुपुर जी, as a common person, irrelevant, irrespective of party affiliations, I personally respect मनोहर परिकर जी as an inspiration to the nation. आप कुछ कह लें, आपने आज इस डिबेट का स्वरूप ये मनोहर परिकर जी एक इंस्पिरेशन है देश की युवा के लिए। 63 साल में भी फुट पाइप लगाकर देश के लिए काम करना। डिपार्ट इन पीस। आपको कौन सी बात समझ नहीं आ रही? लेट पारेकर जी डिपार्ट इन पीस। आई स्टैंड विद यू। वी स्टैंड विद दिस, वी स्टैंड विद इट। एंड अब्दुल रज़ाक, मेक श्योर कि हम दोबारा इस तरह का कमेंट नहीं लेके आएंगे। अब तो अगर पार्टी से भी नहीं है ना, ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ताओं से ज्यादा जो है वो लॉयल हैं, पर मुझे आप तो पार्टी के भी नहीं, आप तो राजनीतिक प्रवक्ता है। छोड़िए ना, अरे छोड़िए सर, बिल्कुल हम बात करते हैं सर। इतना हम ये कहें कि इतना लर्नर्ड और ऐसा देशभक्त इंसान की जो आज के वक्त में हम कहते हैं देशभक्त तू या देशभक्त मैं, आज के डेट में हम ये कहते हैं कि संयम होना और ये बातें होना, ये एक जोशीला भी होना, सब चीज होना, तभी मैं कह रहा हूं ना वो एक संत था। कर्नल त्यागी, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट कि वो डिफेंस मिनिस्टर की तरह यहां पर आता है, तो आपने कहा कि फोर्सेस को कैसे ओन कर लेता है, टिल OROP। वो जब गोवा होता है तो गोवा को ऐसे जीता है कि एक नॉर्मल गोवा से इतना मॉडर्न गोवा। उन्होंने जो काम किए हैं उसका तो ईमानदारी से कोई पैरेलल नहीं है। उनके समय में 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और जो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके अंदर खास बात ये थी कि 1 साल की प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग में उन्होंने इंडिजिनस इक्विपमेंट को और एडिशनल सोल्जर्स को इसलिए अपने साथ रखा कि हमारी किसी भी बात का पता किसी फॉरेन लोकेटिंग रडार के थ्रू ना चल जाए। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आम आदमी में और महान आदमी में एज का फर्क होता है। आज हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? इसलिए कि जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो हंस रहा था, अगर रो रहा होता तो क्या याद करते? इस आदमी का, इस मनोहर पारिकर का जिगरा देखिए कि नाक में नली लगी है, आखिरी सांस गिन रहा है, और उसके बाद जब 5 किलोमीटर लंबे पुल को गोवा में उद्घाटन करने के लिए नितिन गडकरी के साथ जाता है तो बोलता है हाउ इज द जोश, और फिर उसे रिपीट करता है 3 दफा।
और इतना ही नहीं, फिर कहता है मेरा जोश तुम्हारे साथ है। इमेजिन नाउ, दिस इज कॉल्ड ब्रेवरी, दिस इज कॉल्ड समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड समथिंग व्हिच हैज नो पैरेलल। ने हमें हम्बल शब्द दिया, आप कह रहे हैं इसे ब्रेवरी। मतलब वही कह रहा हूं, एक पर्सनालिटी के इतने सारे आयाम हो सकते हैं कृष्णा हेगड़े, येट सो सिंपल। मैं ये सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं। हम्बल भी हो सकते हैं, पावरफुल भी हो सकते हैं, ब्रेव भी हो सकते हैं, येट सो सिंपल हो सकते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग हैं जो हम्बल भी है और पावरफुल भी है। और मनोहर पर्रिकर जी, अगर आप देखेंगे तो जो गोवा में लगभग 50% क्रिश्चियन लोग रहते हैं और 50% हिंदू लोग रहते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन समुदाय है वहाँ पर, उन्होंने भी मनोहर पर्रिकर को अपना करके माना और उनको 4 बार जिता के मुख्यमंत्री बनाया। उसके अलावा मनोहर पर्रिकर जी ने भी जो क्रिश्चियन लोगों के लिए वहाँ पर काम किया, चर्चेस के लिए जो काम किया, जो ग्रांट्स उन्होंने चर्चेस के लिए दिए, उल्लेखनीय है। उसके अलावा जो गर्ल चाइल्ड के लिए लाडली स्कीम उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम वहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि मनोहर पर्रिकर जी सिर्फ एक हम्बल और पावरफुल नेता ही नहीं थे, लेकिन सेक्युलर भी थे। और वो उनकी विशेषता है कि क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हिंदू और क्रिश्चियन जो है वो एक जैसे पॉपुलेशन में रहते हैं, इक्वल पॉपुलेशन में रहते हैं। और उसको भी बैलेंस करना एक कला ही नहीं, उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। ऐसी बात है, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, वो एक सच्चाई थी। कृष्ण हेगड़े, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई ऐसा इंसिडेंट है कि जब आपके साथ बैठे हों या फिर लंच पर, डिनर पर या आपस में खाना खाते हो, कोई ऐसी चीज है वो आपको शेयर करना चाहे? क्योंकि मैंने देखा बहुत खुली सी किताब थी उनकी, भले वो निजी जिंदगी हो भले पॉलिटिकल लाइफ हो, क्योंकि आप तो दोस्त रहे। देखिए, मैं उनको मिलने गया था लगभग 6 महीने पहले, जब वो थोड़े बीमार थे और उन्होंने कभी ये जताया नहीं कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने यही मुझे पूछा कि आप बीजेपी में नए आए हों और आप का कैसे चल रहा है बीजेपी में, आपको कोई सपोर्ट चाहिए क्या। तो खुद उन्होंने चाय ऑफर किया, जो नाश्ता है वो हमने वहाँ पर ऑफर किया उनके घर में, और हम लोग लगभग 45 मिनट बैठे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सीएम होने के बावजूद एक व्यक्ति इतना टाइम निकालता है, 45 मिनट 1 घंटा निकालता है एक व्यक्ति के लिए जो दूसरे प्रांत से आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सीएम इतना टाइम दे पा रहा है। और उन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया, ना उनके हेल्थ के बारे में। इसमें एक आदमी की बड़ाई मालूम पड़ती है, अपनी इंसानियत मालूम पड़ती है, और ये मालूम पड़ती है कि वो कितना लोगों के लिए केयर करता है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि आज वो हमारे बीच पे नहीं है। लेकिन उनके जो सिद्धांत है, उनकी ह्यूमैनिटी है, उनकी जो ग्रेस है, उनका जो सेक्युलरिज्म है, वही आगे चलते रहे, सिर्फ गोवा में नहीं पूरे देश में, यही मैं मान के चलूंगा। ठीक है, कर्नल त्यागी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे। कर्नल त्यागी। जी हाँ, मैं 2 उदाहरण देना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी का क्रिटिसिज्म नहीं होता, इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन देखिए किन बातों पे क्रिटिसिज्म हुआ, वो बातें भी देश हित में थी। इन्होंने 51 सरकारी स्कूलों को 2001 में, जिनकी हालत बड़ी खराब थी, उनको विद्या स्कूल में परिवर्तित कर दिया। विद्या स्कूल में परिवर्तित करने का मतलब ये था कि उन स्कूलों की हालत सुधर जाए। उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि साहब ये तो आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। इनकी एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्होंने अपने 6 एमएलए को ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप में भेजा उस फुटबॉल के मैच को देखने के लिए। सर देखिए, जो नॉलेज है वो किताबों में नहीं होती, इट इज ऑलवेज इन बिटवीन द लाइंस एंड विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उस आदमी की असली इंटेंशन को समझिए। उसने कहा कि आज हिंदुस्तान में हर शहर में क्रिकेट के स्टेडियम तो बन गए हैं, जो हमारा खेल ही नहीं है, और
फुटबॉल जिसके लिए हर जगह फुटबॉल के फील्ड होने चाहिए थे, बहुत सारे लोग आईआईटी में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए फुटबॉल फील्ड वहां मिल जाएगा जो अपने शहर में नहीं मिला। ये थी उस आदमी के पीछे उन 6 एमएलए को ब्राजील में भेजने के लिए जो रीजन था। लेकिन लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि साहब इसमें तो इन्होंने 96 लाख रुपया बेकार खर्च कर दिया। अब कभी कभी ये मन करता है कि एक आदमी एक तरफ कह रहा है कि जोश और उसके बाद में विपक्षी कह रहे हैं कि ये कैसा जोश जिसमें होश नहीं है। अरे होश 26/11 के बाद कभी आया था क्या? अगर होश ही था तो कुछ करते ना। 26/11 के बाद ना होश था ना जोश था। एक सिपाही को तकलीफ होती है, हमको रिजल्ट चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। वो हमको देखने को मिला पारीकर के एक्शन में, और ओआरओपी में भी यही हुआ। ठीक है, करना बताइए, कल्पना कीजिए, आप कहीं सोच सकते हैं कि एक सिपाही। नहीं, मैं समझ सकता हूँ एक फौजी होने के नाते वो सेंटीमेंट क्या है सर। एक फौजी होने के नाते जब हम उनसे भी मुलाकात करते थे और उस वक्त मुझे मौका नहीं मिला था नुपुर, पहले तो मैं इन तस्वीरों को दिखा दूं फिर मैं ये बात करता हूँ। इस वक्त जो जिसे लास्ट राइट्स कहते हैं उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। उनके दोनों बेटे मुझे नजर आया था इस वक्त तस्वीरों में, वो वहां पर मौजूद थे। अंतिम दर्शन पूरे तरीके से किए गए, तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर था, उस तिरंगे को हटाया गया, अंतिम सलामी उन्हें दी गई और इस वक्त लगभग पूरी तैयारी है। अनुपुर उस वक्त आपने पूछा था कि आप मिले हैं कि नहीं, मुझे ख्याल आया तो मैं आपको बताना चाह रहा था, हाँ मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी, हाँ मिला जरूर था, एक फंक्शन में जरूर था, शायद मैं उसे कवर कर रहा था, एक इंटरव्यू के लिए गया हुआ था तथा उत्तरार्ध। और लेकिन मैं उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ उनके कपड़ों को, उनकी सादगी को ही देखता रह गया कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, देखिए चप्पल में खड़ा और इतना कुछ सादे ऐसे रक्षा मंत्री हो सकते हैं। मेस्मराइज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मैं वैसा हो गया था। दान तथा श्रद्धा का और इस वक्त स्वरूप बताया। हाँ, महीने मेरा गोवा जाना प्रवास हुआ था। एक महिला कार्यकर्ता हमारे साथ थी, उनका भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन गोवा की रहने वाली है वो और काम करती है हमारे प्रदेश यूनिट में। मैं आपको इतना बता दूं, मैंने उनसे ऐसी, मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि पल्लवी जी, पारीकर जी की हेल्थ कैसी है, कैसे हैं? तो आप मान नहीं सकते, वो ऐसे रोई हैं। उनका बस एक इंटरेक्शन था, वो किसी पार्टी के कार्यक्रम से नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा उनको जाने में थोड़ी देर हो गई, वो घर पहुंची भी नहीं थी कि सीएम ऑफिस से फोन था कि सुरक्षित पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो अपने हर एक कार्यकर्ता के प्रति उनका क्या प्रेम था, हर एक नागरिक के प्रति उनका क्या प्रेम था, उनका कमिटमेंट क्या था टुवर्ड्स सर्विंग पीपल एंड हिज कंट्री, और आप वो भी सादगी के साथ। ये एक ही इज लेफ्ट वेरी लार्ज शूज टू फिल, और बहुत मैंने जैसे कहा ये आइडियोलॉजी है, लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। होपफुली शायद हमारे को अपनी लाइफ टाइम में, अपनी जनरेशन में शायद कोई ऐसे कोई देखने को मिल जाए जिस तरीके का सैक्रिफाइस उसने। बिल्कुल, और मैंने खुद कल देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ है, कम से कम किसी और प्रोफेशन में हैं और जो न्यूज में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते, वो मुझसे कल पूछते थे कि मनोहर पर्रिकर, हमने सुना है कि उनका देहांत हो गया क्या? ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। अब मुझे लगा कि आप कैसे जानते हो, इतनी नॉलेज होती है लोगों को कि हाँ डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन एक आपसी कनेक्ट था। और सुरभि, मैं इस चीज को आपसे शेयर करना चाहूंगा और इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। कल जब मैं घर वापस यहाँ से जा रहा था तो मेरे साथ जो कैब ड्राइवर था, ही वाज नॉट ए न्यूज पर्सन, तो उसने मुझसे जर्नल पूछा कि सर अभी कुछ देर पहले जो है लगभग 10 बजे करीब उसने पूछा कि हमारे वो जो डिफेंस मिनिस्टर वो चले गए, तो कह रहे वो बहुत टाइम से बीमार थे ना सर? मैं कहा हाँ बीमार थे। इधर की एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यूपी बिहार के थोड़े पॉलिटिकल एक्टिव होते हैं लोग, वो मैंने कहा क्या अच्छा नहीं लगा? बोला सर वो एक राहुल गांधी भी उनसे मिला था, तबियत पूछने के लिए गया था, तो वापस आकर उन्होंने कहा था कि राफेल में कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने ये कहा था बता दो। तो एक सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ रोकूंगा, ये जो दी जा रही है। सीधी तस्वीरें
ठीक है सुरभि, ये चीज मैंने इसलिए आपसे मैं शेयर की एंड स्वेयर दिस इज ट्रू। कल ये मेरे साथ हुई ये बात, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि 10 मिनट के लिए मेरा होगा सवाल पूछने का, उन्होंने कहा कि आ करके वापस बोल दिया और उसको कहना पड़ा कि नहीं झूठ बोला जी, उन्होंने कुछ, वो इस हालत में नहीं थे कि वो कुछ बोलते शेयर करते। मैं इनसे कहता तो ये पॉलिटिकल कमेंट हो जाता, नूपुर से लेता तो भी कुछ पॉलिटिकल हो जाए, इसलिए मैंने आपसे लिया कि लोग सेंसिटिविटी को भी समझते हैं, लोग संवेदनशीलता संवेदनहीनता का फर्क समझते हैं। इस कारण से बहुत अटैक हुए इनके ऊपर, रफाल के ऊपर, एक रिबटल नहीं था। आपका ये इंसिडेंट से मैं दो विषय समझती हूँ। एक, पहले एक कैब ड्राइवर को बुरा लगा इससे, ये मनोहर पारिकर जी का व्यक्तित्व में एक रिफ्लेक्शन है। वो ये आप प्ले कर रहे कर्मण्ये वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, इसको एम्बॉडी किया और ये उनका एडमायरर सब हमारा देशवासियों को पता चला ये कैसा आदमी है। लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता चला क्योंकि उनका वो आइडियोलॉजी, उनका वो नहीं अब्दुल रज़ाक जी, मैं को पता ही नहीं था रफाल डील के बारे में। आप थोड़ी वो जाने दीजिए, राजनीति के बारे में नहीं बोल रहा। मैं चाहता नहीं था इसका आपका कोई कमेंट हो, मैं सिर्फ सुरभि से कमेंट लेना चाहता। मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट था, मैंने सुरभि से शेयर किया। राहुल गांधी को ये समझना है किसी को बुरा नहीं, कम से कम इस व्यक्ति, इस पर्सनैलिटी के आगे जो उस वक्त अलविदा हमसे ले रहा। नहीं सचिन जी, ये मैं बोलना चाहती हूँ, चलिए मांग लूंगी, पता है या नहीं पता है ये मैं डिबेट नहीं करना चाहती हूँ अभी, लेकिन ये कहना है राहुल गांधी को एक इतना लव्ड चीफ मिनिस्टर, इतना लव्ड डिफेंस मिनिस्टर को मिलने के बाद ऐसा करने का क्या जरूरत था? जरूरत नहीं था। डिबेट में बात करेंगे, इसका इसमें दो अलग इंस्पिरेशन है मनोहर पर्रिकर जी, जो मतलब ऐसी हालत में भी बाहर शेयर किया। और नूपुर इसमें तो कुछ पॉलिटिकल था भी नहीं, तभी तो मैंने कहा ना कि ना मैं अब्दुल रज़ाक का इसमें कमेंट चाह रहा था, ना इसमें नूपुर का। एक आदमी है जो संवेदनशीलता संवेदनहीनता समझता है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो एक ही आदमी का सत्य इस वक्त बचा है ना, तो वो मुझे डिस्कस करके तो खैर कुछ मिलेगा भी नहीं। नूपुर, सचिन जी, आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो, शायद रज़ाक जी समझ नहीं पा रहे। सुरभि जी बहुत एक तरीके से अपनी कंसर्न दिखा रही है, जो वो कह रही है कि भाई कोई इतना बड़ी उम्र का आदमी इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है। लेकिन सुरभि जी, आई यू सरप्राइज, जो एक कंडोलेंस मैसेज भी कॉपी करके लिखे नेपालीज एम्बेसी में आफ्टर द ड्रेडेड अर्थक्वेक्स ऑफ नेपाल, उससे क्या आप संवेदनशीलता की थोड़ी भी अपेक्षा रख सकती है? कोई नहीं रख सकता। कि किसी की बीमारी का आप मिसयूज कैसे कर सकते हो, उसको यूज करके आप रूमर कैसे मॉन्गर कर सकते हो, झूठ कैसे बोल सकते हो। अरे सेना के जवानों का त्याग बलिदान और उनके, चलिए छोड़ देते हैं, नहीं क्योंकि फिर यहाँ पर अब्दुल रज़ाक भी उसमें बोलेंगे। चलिए छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा तस्वीर दिखा देता हूँ 1955 से 2019, जिसे मैंने कहा ना कि जो शीला भी कोई हो सकता है, कोई हम्बल भी इस तरीके से हो सकता है, निर्भीक भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, सुलभ भी हो सकता है, साहसी भी हो सकता है। और फिर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पॉलिटिक्स के लिए या फिर देश के लिए, जो एक प्रॉपर फैमिली मैन था। हमको ये नहीं भूलना होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि कुछ वर्ष पहले उनकी धर्मपत्नी का किस तरीके से देहांत हुआ था, कृष्णा हेगड़े। वो कितना वक्त था, और उनकी भी शायद कैंसर से मृत्यु हुई थी। 2 बेटे थे, एक इंजीनियर है, एक अपना व्यवसाय है, एक की शादी करना उसी सादगी से, और फिर भी अपने आप को इंटैक्ट रहना और इतनी बड़ी बीमारी से जूझना। क्या आपको मालूम था कि इसका अंत तो यही होने वाला है? कर्म करने में ही तेरा देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग था जब 1 साल पहले लोगों को पता चला, समझ के फल है ही नहीं। और ये बहुत दुखद बात भी है कि एक अच्छा नेता, एक अच्छा इंसान हमारे बीच में से चले गया। ये गोवा के लिए लॉस है, गोवा के जनता के लिए लॉस है। जो डेवलपमेंट उन्होंने किया डिफेंस के स्तर पर, कर्नल साहब ने बताया है, लेकिन S-400 मिसाइल है, उसका भी डेवलपमेंट उन्होंने किया है। और मोपा एयरपोर्ट जो नया बन रहा है गोवा में, नॉर्थ गोवा में, उसके भी वो शिल्पकार है। और 2 घंटे पहले उनकी जो कजिन सिस्टर है, सुप्रसिद्ध गायिका है हेमा सरदेसाई जी, मैंने उनसे बात की थी, और वो सब पूरी फैमिली वहाँ पर है और सब एक साथ है, और उस सब के दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। यही करने के लिए मैंने उनको फोन किया था। और कर्म करने में तेरी बात है। एक बार मैं राकेश त्रिवेदी का भी रुख कर लेता हूँ। राकेश, इस वक्त क्या तस्वीर है? कुछ देर पहले हमने देखा कि उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी, सलामी दी जा रही थी, और उससे पहले जिसको भी मौका लग रहा था वो अंतिम दर्शन कर लेना चाह रहा था, पुष्प अर्पित कर देना चाह रहा था। वहां की थोड़ा तस्वीर बताइए।
देखिए, मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो है मनोहर पर्रिकर साहब को उनकी अंतिम सैया पर जो है लिटा दिया जा चुका है और इससे ठीक पहले पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है पहले तिरंगे को उनके शरीर से हटाया गया, पार्थिव शरीर से, और उसके बाद में जो है उन्हें राजकीय सम्मान देते हुए गोलियों की सलामी दी गई और उसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को जहां पर सभी लोगों ने अंतिम दर्शन जहां पर लिया, उसके बाद वहां से उठा करके ये जो चिता उनके लिए यहाँ पर तैयार की गई थी उस पर अब उन्हें लिटा दिया गया है। और अब एक तरफ जो है लगातार आपको मंत्रोच्चार की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही होगी। अब दूसरी पल जो है उनके जो पुत्र हैं वो यहाँ पर अपनी अंतिम संस्कार की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो सिर्फ परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो अब हाथों में एक एक जो है उन्होंने जो लकड़ी है वो हाथों में ले रखी है और हर कोई जो अब जो जिस तरीके से जो प्रथा होती है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से उस हिसाब से वो अपने हाथों से जो है उस लकड़ी को जो है उस चिता पर वो रखने जा रहे हैं और इसके कुछ ही समय बाद जो है इस चिता को जो है अग्नि दी जाएगी और उसके बाद में मनोहर पर्रिकर साहब को जो है पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। यहाँ पर इस वक्त उनकी इस अंतिम संस्कार के वक्त जो है यहाँ पर मैं कई सारे उनके जो है साथियों को देख रहा हूँ जो अलग अलग मंत्री पद पर रह चुके हैं, अलग अलग जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उसमें अमित शाह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी, सुरेश प्रभु, देवेंद्र फडणवीस जैसे कई जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस से इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के जवान मौजूद हैं, गोवा पुलिस के लोग हैं, रैपिड एक्शन फोर्स एसपीजी के जवान ये लोग हैं और कुछ चंद जो लोग हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं गोवा बीजेपी यूनिट के वो लोग यहाँ पर हैं। और इस वक्त जो अंतिम सैया पर जहाँ पर उन्हें लिटाया गया है उसके आसपास सिर्फ उनके जो परिवार के जो लोग हैं, बेहद करीबी जो लोग हैं वो इस वक्त जो है अपने अंतिम संस्कार की जो आखिरी जो रस्म है वो यहाँ पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उनके बेटे जो है वो भी उस वक्त इसी रस्म को अदा कर रहे हैं। अब से कुछ ही समय बाद इस चिता को अग्नि दी जाएगी और नम आंखों के साथ विदाई दी जाएगी, भारी दिल के साथ उन्हें अलविदा कहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है अब वो पंचतत्व में विलीन होने को हैं। सचिन जी, कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होने को हैं। इस वक्त राकेश जिस वक्त हमारा यहाँ से हाल बता रहे थे, राकेश वहाँ बता रहे थे कि जिस अंतिम शैया है उस पर लिटाया गया है और पूरा परिवार इस वक्त एक साथ है। पूरा गोवा है जिसका परिवार, हम क्या पूरा परिवार कह सकते हैं क्योंकि पूरा गोवा ही आज हमने देखा है, इतने सारे लोग थे। और इससे पहले से भी मैंने देखा था कि ये तस्वीर उस वक्त में था, अब उस चीज को कवर कर रहा था। पीएम भी पैदल चल रहे थे, बहुत से लोग और पैदल चले थे, लोग पता नहीं कहां से आ रहे थे और अपना सिर्फ पर्सनल इंसिडेंट याद कर रहे थे। वो तब तक अटल बिहारी वाजपेयी की शिव यात्रा दिल्ली में ऐसे निकली थी, इट वॉज जैम, मतलब कोई बुलाया नहीं, कुछ कहां से लोग पता नहीं कहां से सिर्फ आ रहे थे, दूर दूर से आते जैसे चल जा रहे थे। हालांकि हमने देखा था अम्मा का वक्त भी उस वक्त चेन्नई में, पर ये पीपल्स मासेस लीडर की कुछ एक अलग ही क्लास जिसे कहते हैं। ये मैंने ट्विटर में एक पढ़ा, मनोहर पर्रिकर जी का लेगेसी ये है दैट पीपल एस्पायर टू बी लाइक हिम। और ये कितना इट्स सच अ मूविंग फ्रेज बिकॉज एक अजीब सा पॉलिटिशियन किसको सब नोबडी इज एबल टू बिलीव दैट सच अ पॉलिटिशियन कैन एग्जिस्ट। और ये आप हमारा आपका चैनल पे ये स्क्रीन में देख रहे हैं इतना लोग, इट्स अ लॉट ऑफ अफेक्शन के साथ साथ इट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ एडमिरेशन दैट दिस समबडी लाइक दिस कुड एग्जिस्ट एंड ही इज अ मॉडल टू सोसाइटी। इसका लेगेसी ये है दैट वी हैव समबडी टू लुक अप टू हु यस इन हिज बिहेवियर, उसका क्लोथ्स पे ही वाज वेरी कॉमन मैन लाइक, येट ही हैड दैट इनोवेटिव स्पिरिट, ह्यूमिलिटी, ही हैड कैपेबिलिटी, ही हैड एफिशिएंसी। उनका बड़ा लेगेसी ये है दैट वी शुड एस्पायर टू बी लाइक हिम एंड वी कैन समबडी वी कैन लुक अप टू एज एन आइडियल पर्सन। तो इट इज वेरी अनलाइक, इट इज वेरी not very surprising that ऐसा इतना लोग आ गया है क्योंकि they are admiring him truly for the sort of person that he was. ये कि वैक्यूम तो नहीं हो जाएगा जिस लेगेसी का मैं जिक्र करता हूँ कि एक आम आदमी तो कहता है I want to be like him, I want to be like him, but not as a politician, as a person. एक पॉलिटिशियन भी कहता है कि I want to be a politician like him. क्या आप, क्योंकि आप तो उठती बैठती देखती है ना पॉलिटिशियंस को, राजनेताओं को, हम तो कई बार जूते चलाने की तस्वीरें भी देखते हैं और कई बार किसी और तरीके की तस्वीरें भी देखते हैं। लोग कहते हैं कि हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। पर्रिकर आते हैं तो लोग अपनी पर्सनैलिटी रिलेट कर पाते हैं लेकिन पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं करते। वो कहते नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, उसको हटा करके जो व्यक्ति है वो ये मेरा है। आपको लगता है ये वैक्यूम रहेगा या कि लेगेसी आगे बढ़ेगी पॉलिटिक्स में? नुपुर
मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत मुश्किल है इस सादगी से, इस सौम्य स्वभाव से राजनीति करना। और मैंने आपको पहले भी कहा कि आई होप हमारी जनरेशन में हमें असल में जो आम आदमी है, असल में ऐसे एक राजनेता हमें दोबारा देखने को मिल जाए। हालांकि सुरभि से मैं बिल्कुल मानती हूँ, ही इज लेफ्ट वेरी लार्ज शूज टू फिल। और एक और वाक्य बताती हूँ मैं आपको, तो इनका अपने घर में रहते थे ये, अपने प्राइवेट रेजिडेंस में, और इनका ये भी था कि रात को कोई बीमार पड़ा इनकी जान का। और बाय द वे ये ऑलमोस्ट पूरी गोवा की पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट सभी को नाम से जानते थे। ये इनका इतनी जमीनी जुड़ाव था। कोई बीमार पड़ा, ये मुझे हमारे वाहन चालक ने एक बार गोवा में बताया था, मैं प्रवास पे गई हुई थी, तो ये स्कूटी अपना जो स्कूटर चलाते थे वो लेके रात को किसी को हॉस्पिटल देखने चले गए। तो उस समय के बाद गए होंगे, अकेले चले गए थे, ही वाज चीफ मिनिस्टर देन। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं आप कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड नहीं सोच सकते थे कि स्कूटर पे भी मुख्यमंत्री बैठ के आ सकते हैं। तो ये सादगी रिपीट करना, आई होप मोस्ट ऑफ अस, मैं भी राजनीति में हूँ, आई होप कम से कम मैं इस सादगी को कभी ना कभी कम से कम 10-20% तो कम से कम अपनी लाइफ में इम्बाइब कर पाऊँ। मुझे लगेगा आई हैव रियली अचीव समथिंग। अब्दुल रज़ाक, आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या है इस पर्सनैलिटी की? मैं इनको देश में एक इंस्पिरेशन समझता हूँ युवाओं के लिए। जो कैंसर पीड़ित लोग बहुत सारे हैं इस देश के अंदर, जो हिम्मत हार जाते हैं कि बस हमारा यहाँ खत्म हो गया, जैसे कि डायग्नोज होता है तो बस यहाँ खत्म हो गया। मैं उन लोगों को भी एक मैसेज आज इनके द्वारा भेजना चाहता हूँ कि नहीं, कुछ खत्म नहीं है। अब सोनाली बेंद्रे को देख लीजिए, मतलब यू टर्न होने के लिए युवराज सिंह को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जैसे कि मनोहर पर्रिकर जी भी हिम्मत नहीं हारे। वो मतलब दिखाए देश को कि ये पैनक्रिएट जो कैंसर है इसका तो इलाज भी नहीं है। उन्हें पता था जिस दिन ये मेरे ख्याल से डिटेक्ट हुआ होगा। ये तो लॉन्गेविटी की सिर्फ बात है कि वो अमेरिका गए, अमेरिका वालों ने ट्रीटमेंट लिखा कि टाटा जाइए, उसके बाद उनको लगा कि अब नहीं है ज्यादा तो गोवा रहते हैं। तो ये लगभग 8 महीना और साल भर के करीब हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ही न्यू इट, स्टिल ही लिव्ड लाइक दैट। जैसे कहते हैं ना वो आनंद फिल्म वाला राजेश खन्ना जो कहते हैं 1 साल तो है मेरे पास। फूड इन्फेक्शन भी अगर से हो जाए तो लोग 10-10 दिन के लिए एडमिट हो जाते हैं, फिर 10 दिन ऑफिस के लिए हॉलीडे ले लेते हैं। लेकिन इतनी पैनक्रियाटिक कैंसर होने के बावजूद भी इन्होंने साबित किया कि भाई गिव अप नहीं करना चाहिए। एक इंस्पिरेशन थे देश के लिए, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। कर्नल त्यागी, बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर अब्दुल रज़ाक ने। एक छोटा सा बीमारी हो जाती ना सर, अगले दिन सुबह सिर दर्द हो जाता, ठीक नहीं होता, तो लोग पैनिक कर देते हैं और ये व्यक्ति हाउसदा जोश क्या करके गया है। और इस बीच मुखाग्नि की तैयारी है। मैं एक बार एक जरा तस्वीर बता दूं, इस बीच जरा मुखाग्नि की तैयारी है। उनका परिवार नजर आ रहा है, उनके परिवार वाले हैं, उनके घर में जो उनकी और परिवार के सदस्य थे, बहनें थी, जो उनका कि वो चल रहे थे। दोनों बेटे नजर आ रहे हैं। वो आज जो सुबह हमने देखा प्रधानमंत्री जिस वक्त पहुंचे थे, वे भाव को दोनों खड़े थे, उनसे मुलाकात की, उनके भाई भी मौजूद थे। और साथ ही साथ परिवार का जिक्र तो मैंने इस तरह ही कर दिया ना कि मैं परिवार का सदस्य तो क्या गिनूं। जिस व्यक्ति को विदा करने के लिए एक एक परिवार से हर एक आदमी जब साथ खड़ा हो उस मेहमान बीच पर, तो उसका परिवार मैं क्या गिनूं। अब उसका परिवार ही अब आप अंदाजा लगे, आप गिन लीजिए जरा उस परिवार में, अगर आप गिन सकते हैं तो यही इसका परिवार है। यही है अल्टीमेट, यही है कि आदमी कमाता क्या और लेकर के जाता क्या है। तो सामने वाला ये कहे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तभी मैं इसको सियासत का संत कह रहा हूं। कर्नल त्यागी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लोग बाग आश्चर्य करेंगे कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई ऐसा भी पॉलिटिशियन आया था हिंदुस्तान में जिसका नाम पारीकर था। मैं तो इनके बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। यूं तो इस दुनिया में जो आया चला गया, पर पारीकर साहब आपके जाने से ऐसा लगा जैसे किसी बरगद के पेड़ का साया चला गया। जो याददाश्त हमारी है, एक डेलीगेशन के थ्रू उनसे 2 बार मिले थे। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था, कहने लगे बताओ सिपाही इज्जत के लिए जीता है या पैसे के लिए? तो हमने कहा इज्जत के लिए। तो बोले अगर इज्जत के लिए जीता है तो दूसरा सवाल बताओ। एक सेकंड में त्यागी जी माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगा, क्योंकि वो तस्वीरें मुझे इस वक्त साझा करनी पड़ रही हैं कि काश मैं उस तस्वीरों का गवाह नहीं होता, काश वो तस्वीरें हम पलट पाते। लेकिन
असल में सच्चाई यही है। इस वक्त मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर जो है पंच तत्व में विलीन होता हुआ उन्हें मुखाग्नि इस वक्त दी जा रही है। हम थोड़ा सा मौन लेते हैं इन मंत्रों के साथ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा नहीं सकता। हम इसे कह सकते हैं ना कि ये कर्म योगी का महानिर्वाण है, महापरिवाण है, क्योंकि इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो तो यही कह रही हैं कि पंच तत्व में विलीन होता हुआ ये अविरल अलविदा पर्रिकर। क्योंकि जैसा कर्नल त्यागी कह रहे थे कि ऐसा बहुत मुश्किल होगा, नुपुर मेरे ख्याल से आप इसे एग्री करेंगे कहीं ना कहीं कि जिस तरीके का मैंने आपसे पहले भी पूछा ना, जैसा स्तर है या जैसे कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, कि बिलीव भी करेंगे कि हार्ड मार्क्स का ऐसा भी इंसान था, हाँ, जो इतना सिंपल था, जो पर्क्स नहीं लेता था, जो सिक्योरिटी नहीं लेता था, अब अपने घर में रह लेता था, 2 कपड़े लेकर जाता था, जहां कलाम साहब का फ्यूनरल था वहां पे 2 कपड़े भी उसके गुम हो जाते थे, और वो डिफेंस मिनिस्टर था उस टाइम पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत मुश्किल है ऐसे अपनी पूरी लाइफ टाइम ऐसे सर्विस में जुटा देना, सैक्रिफाइस करना। आप भी जानते हैं सचिन जी, बुखार होता है, जुकाम होता है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम रिकवर करने के लिए ब्रेक लेंगे। ये ऐसी खतरनाक बीमारी में भी काम करते रहे, अपने अंतिम वक्त तक ऐसे सर्विस में जुटे रहे, और इट इज ट्रूली, आई एम सॉरी, इवन आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ। इट इज अ वेरी बिग लॉस फॉर द नेशन। आज वी हैव रियली लॉस्ट अ ट्रू सन ऑफ द सॉइल। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों का जन्म लेना और ऐसे लोगों का पब्लिक सर्विस में आना। एंड आई होप कि जो भी नौजवान, जो भी भारतीय लोग आज आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, शायद वो कुछ प्रेरणा लेंगे और इनका जो लाइफस्टाइल थी उसको, थोड़ी सी इनकी जो क्वालिटीज थी उसे इम्बाइब करके मेहनत में जुट के राष्ट्र निर्माण के लिए चल पड़ेंगे। कृष्णा हेगड़े, आपने कभी उनसे पूछा कि आपका मोटिवेशन क्या है, मिलता क्या है, कि मतलब इस तरह की लाइफ जीना, या आपका किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ? कभी आपने पूछा, कभी इस तरह की कोई बात है? फोन में पता है कृष्णा हेगड़े? तभी तो
देखिए, मैं उनको कभी पूछ नहीं पाया कि आपका मोटिवेशन क्या है, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स में होते हैं हमको पता है कि हमारा मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन ये है कि लोगों के लिए हम काम करें, और मुझे लगता है कि मनोहर पर्रिकर जी ने जैसे वो एक ब्रॉड माइंडेड इंसान थे। गोवा का जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर निर्भर है, और एक ब्रॉड माइंडेड तरीके से उन्होंने सरकार वहाँ पर चलाई, टूरिज़्म को प्रोत्साहन दिया, और गोवा जो है आज टूरिज़्म के नाम पे तरक्की कर रहा है, वहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं। इसी के साथ वो एक हम्बल सेक्युलर इंसान थे, एक अच्छे ऑर्गेनाइजर थे, एक अच्छे, ठीक है कृष्णा जी, यानी कि भी थे, रेस्ट इन पीस, सरकार हमारा बहुत बहुत प्रणाम, और हमारा हम ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत जितनी हो सके उतनी इस जिसे कहते हैं कि बहुत प्योर सोल को